बेसिकली ये हमारा पहला 5 मिनट सेशन है और इसके अंदर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक्स फर्स्ट, के आंसर राइटिंग में क्या चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, एंड देन विल मूव ऑन टू अ पास पेपर एंड आंसर स्ट्रक्चर ऑफ पेपर 1 और पेपर 2। फिर हम लोग आगे पेपर 2 भी करेंगे। और अभी अभी हम लोग के आंसर में ऐसी क्या चीज़ें हमें लिखनी है कि हमें आंसर में अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, टू गेट द हाईएस्ट लेवल ऑफ मार्क्स, दैट इज 2 marks, 4 marks, 6 marks, 8 marks and 12 marks, and if we talk about paper 2, so how do we get those marks? के लिए the first thing that we are going to discuss is the assessment object। सबसे पहले assessment objectives discuss करेंगे and then we'll move on ahead। तो देखें, आपके पेपर के अंदर आपको ये चीज़ें लिखनी होती हैं which are known as your assessment objectives। और एग्जामिनर सिर्फ ये चीज़ें देखता है। आप दुनिया भर की कोई भी बात लिखकर आ जाओगे, एग्जामिनर उसके मार्क्स नहीं देगा। आप ये 4 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स लिख कर आओगे तो आपको एग्जामिनर मार्क्स इन्हीं चीज़ों के देगा। और ये 4 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स आपको पहले तो पता करने हैं क्या, और फिर इनकी स्किल डेवलपमेंट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉलेज की। तो फर्स्ट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव इज योर नॉलेज। और नॉलेज के आपको मार्क्स जो है वो कुछ इस तरीके से मिलते हैं कि आप जितने भी डेफिनेशंस आपके सिलेबस में एडवांटेजेस हैं, आपके डिसएडवांटेजेस हैं, आपके वेज हैं, मेथड्स हैं, ये सारी चीज़ें जब आप याद करते हो सो दैट विल गेट यू द मार्क्स फॉर नॉलेज इन द एग्जाम। क्योंकि इनकी लर्निंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको ये चीज़ें जब तक याद नहीं होंगी तो आप पेपर के आंसर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इज द लर्निंग ऑफ योर सिलेबस। आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डेफिनेशन, वेज, मेथड्स, ये सारी चीज़ें जो है वो याद होनी चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे या तो डेफिनेशन मांग लेगा, या तो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवांटेज पूछ लेगा, डिसएडवांटेज पूछ लेगा, या फिर वेज पूछ लेगा, या मेथड्स पूछ लेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सेकेंडली, द सेकेंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, ये भी अब एक स्किल है। नॉलेज की एक स्किल थी जो आपको कैसे मिलेगी, जब आप चीजें याद करोगे। अब एप्लीकेशन की स्किल क्या होती है, व्हाट इज एप्लीकेशन? द सेकेंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव इज एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन इज बेसिकली व्हेन यू लिंक योर आंसर टू द केस स्टडी। ठीक है, बेसिकली आपको अपना नॉलेज पॉइंट समझाना होता है with respect to the case study. So explain your knowledge by linking it to the case study. This is one of the most challenging tasks that the students have difficulty in basically के एप्लीकेशन क्या होगी सर। सही है, बच्चे हमेशा ये सवाल करते हैं सर इसमें एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन क्या लिखते हैं। सही है, तो एप्लीकेशन इज सिंपली लिंकिंग योर आंसर टू द केस स्टडी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, अभी फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन के ये चीज़ें हैं क्या। तो एप्लीकेशन इज बेसिकली लिंकिंग योर आंसर टू द केस स्टडी, कि आपने जो नॉलेज का पॉइंट लिखा है उस नॉलेज के पॉइंट को आप उस जो पर्टिकुलर बिजनेस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उस क्वेश्चन उस बिजनेस के साथ लिंक करना है। ठीक है, तो अगर आप अपने क्वेश्चन को लिंक करोगे टू दैट पर्टिकुलर केस स्टडी, टू दैट पर्टिकुलर बिजनेस दैट इज गिवन इन द केस स्टडी, आपको एप्लीकेशन के मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज योर एप्लीकेशन, दैट इज व्हेन यू लिंक योर आंसर टू द केस स्टडी। And how are you linking it? By explaining the knowledge point that you have given in the answer. The third skill that the examiner wants you to develop is analysis. Now, what is analysis? Analysis is all about the causes, impacts, consequences. Basically, आप जब बिजनेस के ऊपर किसी भी चीज का इम्पैक्ट बताओगे, सो दैट विल बी योर एनालिसिस। ठीक है, तो एनालिसिस में जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देता हूँ तो ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज की स्किल्स इंक्रीज होंगी।
तो दिस इज एन इम्पैक्ट, और यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज एन एडवांटेज। अब जब स्किल्स इंक्रीज होंगी तो उससे फर्दर और क्या होगा? अब जब स्किल्स इंक्रीज होंगी तो द एम्प्लॉयज विल बी एबल टू वर्क फास्टर, दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट, दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस क्वालिटी आउटपुट, हायर क्वालिटी आउटपुट वो प्रोड्यूस करेंगे। तो बेसिकली ये हो गई मेरी एनालिसिस कि बेसिकली अगर मैं ट्रेनिंग करवाऊंगा तो ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज की स्किल्स बढ़ेंगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज एक अच्छा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बना सकेंगे। सो दिस इज एन इम्पैक्ट दैट आई एम गिविंग ऑन द बिजनेस। तो इम्पैक्ट भी कैसे लिखेंगे ये मैं आपको आगे चल के, अभी जो आंसर हम लोग या पेपर वन सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन उसका, तो उसके अंदर मैं आपको सारे स्ट्रक्चर्स भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि हाउ आर यू गोइंग टू यूज दिस स्किल इन द आंसर। एंड लास्टली जो आपकी स्किल फोर्थ असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है जिसको आपको मार्क्स मिलेंगे, दैट इज योर इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन इज बेसिकली योर जजमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट and your justification to it. Now, evaluation is a challenging task again for the students, क्योंकि इसके अंदर आपको सिंपली अपना ओपिनियन लिखना होता है, ओपिनियन, एंड जस्टिफिकेशन के अंदर आपको रीजन देना होता है व्हाई। तो बेसिकली इसको लिखने का तरीका यह है कि इफ यू आर गिविंग एन एग्रीमेंट टू समथिंग, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है ट्रेनिंग पे कि ट्रेनिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए एम्प्लॉयज को। तो इफ यू आर गिविंग एन एग्रीमेंट, so you have to support that agreement with an advantage। कि फॉर स्टेटमेंट आपको लिखना होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट लिखो जिससे आप अपना एग्रीमेंट को और स्ट्रॉन्गर कर रहे हो, अपनी रिकमेंडेशन को और स्ट्रॉन्गर कर रहे हो। तो कि मेरे हिसाब से अगर मैं बोलता हूँ कि यार एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी चाहिए, मेरे नजदीक आई रिकमेंड दैट एम्प्लॉयज शुड बी ट्रेन इन अ बिजनेस बिकॉज इट अलाउज द एम्प्लॉयज टू वर्क or to work skillfully in the organization. So yeah, उसकी वजह से what happens is that they are able to give good customer service to the customers, and so the customers keep on returning to the business। तो ये क्या है मेरा एडवांटेज किस चीज का? जो चीज मैंने एग्रीमेंट पे दी है। और जिस चीज में मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, मतलब जो चीज मैं रेकमेंड नहीं कर रहा, उसका मुझे डिसएडवांटेज देना होता है इन जस्टिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ ट्रेनिंग सही नहीं है, तो ट्रेनिंग का डिसएडवांटेज लिखूंगा मैं, क्योंकि ट्रेनिंग लेके लोग अक्सर उनको बेहतर नौकरी मिलती है तो वो उस बेहतर नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। सो ट्रेनिंग इज ऑल्सो अ डिसएग्रीमेंट। तो जब मैं ट्रेनिंग से डिसएग्रीमेंट कर रहा हूँ तो मैं उसका क्या लिखूंगा? डिसएडवांटेज। तो आपको आंसर के अंदर जो चीज आप एग्री कर रहे हो उसका एडवांटेज लिखना होता है, और जो चीज आप डिसएग्री कर रहे हो उसका ड्रॉबैक जरूर देना होता है कि भाई ये आप डिसएग्रीमेंट क्यों कर रहे हैं इस चीज। तो क्या तरीकेकार है, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, सही है, लेट्स गो ऑन दैट। तो दीज आर द फोर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट कि आपको ये पता होनी चाहिए। आई एम जस्ट गोइंग टू go through all of these four again। assessment one, assessment objective one is your knowledge। knowledge के अंदर आप क्या करते हो? knowledge के अंदर आप सारी चीजें ये याद करते हो, ठीक है। दिस इज द मेन पार्ट दैट यू हैव टू डू, क्योंकि अगर ये चीज सही होगी तभी एग्जामिनर ये तीन चीजें चेक करेगा। ये चीज गलत लिख दी तो एग्जामिनर की जो है वो एप्लीकेशन नहीं चेक करेगा, एनालिसिस नहीं चेक करेगा, और एवैल्यूएशन। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव द लर्निंग ऑफ एवरीथिंग, ऑल द टॉपिक्स। फिर उसके बाद AO2 इज योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इज बेसिकली व्हेन यू लिंक योर आंसर टू द केस स्टडी, और आप केस से लिंक करके अपने आंसर को लिख रहे होते हैं और अपने नॉलेज के पॉइंट्स को समझा रहे होते हैं। जैसे आपने कोई एडवांटेज लिखा, सो हाउ इट इज एन एडवांटेज, यू हैव टू लिंक इट टू द केस स्टडी एंड एक्सप्लेन द एडवांटेज। फिर उसके बाद एनालिसिस है। एनालिसिस बेसिकली गिविंग द इम्पैक्ट्स ऑन द बिजनेस दैट इज इन द केस स्टडी, कि उस बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड फोर्थ इज योर एवेल्युएशन, दैट इज के यू आर गोइंग टू एवेल्युएट योर आंसर, के ये जो आंसर मैंने लिखा है क्या इसके ऊपर मेरा जजमेंट क्या है, मैं क्या बोलता हूँ इस आंसर से रिलेटेड। सो दीज आर द फोर थिंग्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पेपर एंड द आंसरिंग स्ट्रक्चर। यदि आप बुक से करा रहे हैं या आपने पास पेपर अलग से निकाला है? ये ईयरली पास पेपर है, अच्छा। ऑनलाइन अवेलेबल है। आप ये 2023 का मैंने पास पेपर खोला अभी अपने सामने। Alright, so this is paper one and this is the first page of your paper one। और इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है पहले उससे गो थ्रू कर लेते हैं, then we'll move on to the questions and how to write them। Firstly, the paper is paper one, business short answer and data response।
and it is the year May June 2023. You have 1 hour 30 minutes. That is approximately 90 minutes to solve this paper. The paper code is 7115. So ये paper code आपका 7115 है. Paper 1 variant 1 is other countries variant. पाकिस्तान का variant 2 होता है. Alright. फिर उसके बाद instruction पे जाते हैं. So you have to answer all questions. So there is no choice in it. You have to use a dark black and ये देखिए ये बहुत जरूरी है, मतलब ये चीजें आपको पढ़नी है, सही है. यूजुअली बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट. यूज ब्लैक और डार्क ब्लू पेन. यू मे यूज NHB पेंसिल फॉर एनी डायग्राम्स और ग्राफ. तो अगर ब्रेक इवन वगैरह का कोई ग्राफ वगैरह आता है, so you guys have to make sure that you're drawing it with a diagram with a pencil. Then write your name, center number and candidate number in the boxes at the top of the page. तो ये जगह आपको दी हुई है, so you have to write all these things here. But write your answer to each question in the space provided. So you must make sure that कि आप space जो दिया हुआ है उसको ज़्यादा exceed ना करें. Do not use an erasable pen or correction liquid. जैसे white dose इस्तेमाल नहीं करें. Do not write on any barcodes. ये पेपर के साइड में ये barcodes होते हैं, ये स्कैन होते हैं, सही है. So make sure कि आप इसके ऊपर कुछ ना लिखें, वरना स्कैन नहीं होगा पेपर. And you may use a calculator. So chill scene है, कोई आपको दिमाग इस्तेमाल नहीं करना. आपको कैलकुलेटर है तो कोई भी कैलकुलेशन अगर आती है, सो कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करिएगा. Then the total marks that are available for 80. This paper is 80. Now 80 marks की distribution देखते हैं किस तरीके से होती है. तो ये 80 marks इस तरीके से डिवाइडेड हैं. दैट मीन्स कि जैसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में you have different parts. Part A, Part B, Part C, Part D and Part E. ठीक है. तो पार्ट ए क्वेश्चन होता है, पार्ट बी क्वेश्चन होता है, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई क्वेश्चंस होते हैं. एंड यूजुअली पार्ट ए क्वेश्चन हैव 2 marks एंड पार्ट बी क्वेश्चन हैव 2 marks. ये दोनों सिमिलर कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं जिनके दोनों मार्क्स अवेलेबल होते हैं. फिर उसके बाद पार्ट सी क्वेश्चन होते हैं जिसके 4 marks होते हैं अवेलेबल. पार्ट डी क्वेश्चंस के 6 marks अवेलेबल होते हैं. एंड पार्ट ई क्वेश्चन के ऊपर भी आपके पास 6 marks अवेलेबल होते हैं. सो अ सिंगल क्वेश्चन कंप्राइजेज ऑफ 5 parts and each parts have different marks. So 2 plus 2 plus 4 is your 8, 8 plus 6 is 14 and 14 plus 6 is 20. So question number 1 carries 20 marks. और इसी तरीके से इसी सेम फॉर्मेट पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है. क्वेश्चन नंबर 2 का भी पार्ट ए बी सी डी एंड ई. क्वेश्चन नंबर 3 होता है पार्ट ए बी सी डी एंड ई. क्वेश्चन नंबर 4 होता है सो पार्ट ए बी सी डी एंड पार्ट ई. तो टोटल आपके पास 4 सवाल है और इन 4 सवालों में से आपको चारों के चारों अटेम्प्ट करने हैं. सो 4 questions multiplied by 20 marks each, which is divided into 2 marks for part A, 2 marks for part B, 4 marks for part C, 6 marks for part D, and 6 marks for part E. So this approximately creates your 80 marks. तो ये आपका मार्क्स का डिवीजन है. ठीक है. अब चलते हैं और मार्क्स गेन करने कैसे हैं उस पर बात करते हैं. तो अब यहाँ पे मेरे सामने एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का जो ये शॉर्ट केस स्टडी होता है इसको बिजनेस एग्जामिनर की टर्मिनोलॉजी में इसको हम कहते हैं STEM स्टेप. ऑलराइट. हम लोग यूजुअली शॉर्ट केस स्टडी इस्तेमाल कर रहे होते हैं बट एग्जामिनर की टर्म से इसको स्टेम कहते हैं. खैर ये कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने ऐसे आपको बता दिया. फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर. हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस में हमारे जो 4 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव हैं, AO1 इज नॉलेज, AO2 इज एप्लीकेशन, AO3 इज एनालिसिस एंड AO4 इज इवैल्यूएशन. ये जो 4 आपके असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके शॉर्ट फॉर्म्स में ऊपर लिख देता हूँ. KN स्टैंड्स फॉर नॉलेज, APP स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन, AN स्टैंड्स फॉर एनालिसिस एंड EVAL स्टैंड्स फॉर इवैल्यूएशन. ठीक है. तो अब 2 मार्क्स के सवाल है. कीवर्ड है डिफाइन. यू हैव टू know that when there is a 2 marker question and the keyword is defined, you just have to write 2 knowledge points. इसके अंदर आपको 2 knowledge के points लिखने to get the full 2 marks. पूरे 2 marks के लिए आपको 2 knowledge के points लिखने. जैसे यहाँ पे कह रहा है define specialization. तो स्पेशलाइजेशन क्या होती है. और देखें ये क्वेश्चन बिल्कुल जनरल है, इसके अंदर आपको कोई केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए.
इसमें ये क्लियरली कह रहा है कि बस डिफाइन स्पेशलाइजेशन, ठीक है। और केस स्टडी में बस यहाँ पे एक बार इसने वर्ड लिखा हुआ है WLT यूज स्पेशलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यू डोंट हैव टू रीड द केस स्टडी, यू जस्ट नीड टू लर्न द डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन याद है, आप डेफिनेशन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन क्या होती है? स्पेशलाइजेशन इज व्हेन द वर्कर्स concentrates on only performing a single task, and with the passage of time they gain expertise in it, ठीक है। तो बेसिकली स्पेशलाइजेशन इज बेसिकली जब एक वर्कर जो है वो एक ही टास्क पे काम कर रहा होता है, ये वर्कर कह लो या बिजनेस कह लो, कि वो एक ही टास्क पे काम कर रहा होता है और उसी टास्क में वो काम कर करके उसको बार बार उसमें वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, उसमें वो एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी 2 पॉइंट्स नॉलेज के लिखोगे, सो यू विल गेट 2 मार्क्स फॉर इट। तो यहाँ पे मैं स्पेशलाइजेशन की डेफिनेशन लिख देता हूँ। स्पेशलाइजेशन इज व्हेन अ बिजनेस or an individual, we can write here worker, or when a worker concentrates on performing a single task and becomes expert in it। तो यहाँ पे अब आपको मार्क्स कैसे देगा एग्जामिनर? तो यहाँ पे जब आपने ये लिखा है कि व्हेन अ बिजनेस और अ वर्कर्स concentrates on performing a single task, so this is what first point of knowledge is, and becomes expert in it. So this is the another point of knowledge. So this is showing your understanding of specialization. तो यह आपका नॉलेज के 2 पॉइंट्स हो गए। So you will be getting 2 marks over here. 2 on 2 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे for definition. So you have to exactly learn the definition. और डेफिनेशन आपको मैं हाईली रेकमेंड करूंगा, either you learn it from the marking schemes, सही है, either you learn it from the book, और एक मैंने आप लोग के साथ डॉक्यूमेंट शेयर करा है और किसी के साथ अभी करूंगा, दैट इज द ग्लॉसरी डॉक्यूमेंट। वो ग्लॉसरी डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर जितनी भी डेफिनेशन लिखी हुई है, either they have taken from the marking scheme or they have been taken from the book, so you guys can learn from that as well. Those are also exactly what the examiner wants. All right, so moving on to identify two methods of production. Guys, मेरी आवाज आ रही है ना, क्लियर है ना? हेलो? जी सर। ओके ओके, यहाँ पे क्वेरी है सर, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 4 दोबारा समझा दें। बिल्कुल समझाऊंगा, अभी मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 4, नो वरीज। कैलकुलेटर होता है, बिल्कुल कैलकुलेटर अलाउड होता है, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, अगर मैं आपका अभी ये चैट नहीं पढ़ रहा या रिप्लाई नहीं कर रहा ना, तो आप लोग बेसब्रे नहीं होएगा, मैं क्लास के बाद भी वो चैट में अगर आपने कोई सवाल करा हुआ है उसका जवाब मैं दूंगा आपको, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अगेन पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर बच्चों आपके पास आइडेंटिफाई टू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आइडेंटिफाई का कीवर्ड है, 2 मार्क्स हैं। अगेन ओवर हियर 2 knowledge points आर नीडेड इन योर आंसर, दैट्स इट। मतलब के असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, AO1 आपको यहाँ पे लिखना है, that is knowledge. There is no need for application, there is no need for analysis, there is no need for evaluation, only AO1. Got it? So identify two methods of production, ठीक है। अब प्रोडक्शन मेथड्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो बेसिकली प्रोडक्शन मेथड्स आपके जो बिजनेस जो है वो यूज करता है टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोई भी आपके 2 प्रोडक्शन मेथड्स यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि जॉब प्रोडक्शन होता है और एक होता है आपका बैच प्रोडक्शन, या फिर आप यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड्स लिख सकते हैं। व्हाट्सोएवर, यू जस्ट हैव टू लर्न दीज थिंग्स। आपको ये जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम लोग टॉपिक पढ़ चुके होंगे, तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। सो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा,
तो आपको यहाँ पे टोटल जो है वो एक एक मार्क मिल जाएगा। सर लीन प्रोडक्शन भी होती है ना? यस। तो आप, अब ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही अपना चंद पॉइंट्स लिखे हैं, सही है। और भी इसमें पॉइंट्स हैं, देयर इज आल्सो फ्लो प्रोडक्शन इन इट, सही है। देयर इज आल्सो डिफरेंट प्रोडक्शन मेथड्स। तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो मांगे, दो लिखने हैं आपने, ये स्लैश करके मैंने ये भी लिख सकते हो, 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 सही है। ये चार पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, सही है। एक का एक मार्क मिलेगा आपको, ये दो नहीं लिखने, डोंट गेट कंफ्यूज, सही है। मैं ये हटा देता हूँ, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि सर ने तो चार लिख दिया, नहीं, ओनली टू आर नीडेड, ठीक है। सो ओनली 2 points आर नीडेड, सो गेट 2 knowledge points, all right। So assessment objective 1 आपको लिखने होता है in your identify question, that's it। So 2 marks आपको इस तरीके से मिल जाएंगे, all right। तो ये दो बेसिक क्वेश्चन है, पार्ट ए पार्ट बी, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। अब आते हैं पार्ट सी क्वेश्चन पे, विच इज ऑफ 4 marks, ठीक है। और 4 marks के क्वेश्चन के अंदर हाउ आर यू गोइंग टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर आंसर। अब देखें, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आउटलाइन two advantages to WLT of using quality assurance, alright। अब ये जो है वो WLT क्या है? WLT is the case study। ये जो स्टेम आपको दिया हुआ है, ये बिजनेस का नाम है। और जब भी बच्चों क्वेश्चन के अंदर बिजनेस का नाम आ जाता है, तो आपको नॉलेज के साथ साथ एप्लीकेशन तो लिखनी ही लिखनी है। और क्योंकि यहाँ पे 4 marks का क्वेश्चन है, तो 4 marks में आप सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और एप्लीकेशन लिखते हो, दैट इज AO1 प्लस AO2, दैट्स इट। 1 mark इसका टोटल जो है वो, इसके 2 marks इसके होते हैं, 2 marks इसके होते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट्स है, राइट। तो आप एक एडवांटेज लिखोगे तो दैट विल गेट यू द मार्क्स, 1 mark फॉर नॉलेज। आप दो एडवांटेजेस लिख दोगे, आपको दो नॉलेज के पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन की। आप एक एप्लीकेशन लिखोगे, आपको 1 mark मिलेगा। आप दोनों पॉइंट्स की एप्लीकेशन लिखोगे, आपको 2 marks मिल जाएंगे। So for writing the application, we have to read the case study. So let's read the case study and mark some important application that we can use in our answer. WLT manufacture carpets. तो एक ये manufacture carpets, ये application हो सकती है। It exports 40% of its product, तो इसकी exports भी चल रही है, 40% ये अपना product वो export कर रहा है। Globalization has created opportunities and threats for WLT। तो globalization भी आई है इकोनॉमी के अंदर, ऑलराइट, और उसके वजह से जो है वो काफी अपॉर्चुनिटीज और काफी थ्रेट्स भी जो हैं वो WLT के लिए आए हैं। Its method of production allows WLT to use specialization. All of its 60 employees can be used as an application. Understand that quality assurance is important. WLT's directors are considering the best way to increase efficiency. All right। तो यहाँ पे आपके पास ये केस, ये 3-4 लाइनों का एक स्टेम मौजूद है। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन लिखेंगे अपने आंसर्स के अंदर। तो ओवर हियर बच्चों, यहाँ पे आपके पास सबसे पहला एडवांटेज क्या है क्वालिटी एश्योरेंस इस्तेमाल करने का। देखें, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? व्हेन एवरीवन इज मेड रिस्पांसिबल अबाउट फॉर द क्वालिटी, मतलब जितने भी लोग बिजनेस के अंदर है ना, उन सबको क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कर दिया जाता है। सो व्हेन वी आर मेकिंग दीज पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी, तो उससे आपको क्या फायदा मिलेगा? सबसे पहले तो फायदा ये मिलेगा दैट क्वालिटी एश्योरेंस यूज करने का एडवांटेज ये है कि सबसे पहले तो हो गया ये आपका नॉलेज का पॉइंट। बेनिफिट क्या है कि जो प्रोडक्ट आप बनाओगे उसका कोई भी एरर नहीं होगा। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं? बच्चे यहाँ पे गलती ये करेंगे कि द कारपेट्स प्रोड्यूस बाय WLT विल हैव नो एरर्स। नहीं, पहले लाइन में आपको नॉलेज लिखनी है बस, आप एप्लीकेशन नहीं लिखो, एप्लीकेशन बाद में लिखो, ठीक है। द प्रोडक्ट विल हैव नो एरर्स, सो दिस इज आवर नॉलेज पॉइंट। ये हमारा बेनिफिट है जो हम लोग ने नोट्स में याद करा था, बुक में से याद करा था, दैट्स इट। अब क्या करना है? अब एप्लीकेशन लिखनी है। हाउ आर यू गोइंग टू राइट एप्लीकेशन? एज, अब ऊपर हमने पढ़ा कि देर आर 60 employees who understand quality assurance is important. We can write that as WLT has 60 employees, making all of them responsible
for quality will allow or we can write that will create for quality will create as WLT has 60 employees, making all of them responsible for quality will create less in the carpets produced. All right. तो यहाँ पे मुझे मिलेंगे एप्लीकेशन के मार्क्स कहाँ पे एज WLT हैज 60 एम्प्लॉयज। तो ये चीज मैंने केस से लिंक करी है, मेकिंग ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, अब सिर्फ 60 एम्प्लॉयज लिख दूंगा ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। सो एक्सप्लेनेशन कैसे होगी, एक्सप्लेनेशन ऐसे होगी कि एज WLT हैज 60 एम्प्लॉयज, मेकिंग ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी विल क्रिएट लेस चांसेस ऑफ एरर्स इन द कार्पेट्स प्रोड्यूस्ड। तो ये मेरी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। तो पूरे मार्क्स एप्लीकेशन के आपको इस तरीके से मिलेंगे। तो दिस इज योर एप्लीकेशन। मैंने सिंपली ऊपर से बात उठा के अपने पॉइंट को फर्दर एक्सप्लेन करा कि कैसे प्रोडक्ट के पास एरर्स नहीं आएंगे या प्रोडक्ट के अंदर एरर्स नहीं आएंगे। क्वालिटी एश्योरेंस का फायदा ये होता है कैसे एज WLT हैज 60 एम्प्लॉयज, अगर 60 के 60 एम्प्लॉयज को आप रिस्पॉन्सिबल बना दोगे तो आपके जो 60 के 60 एम्प्लॉयज जो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो उससे जो है वो आपका बिजनेस जो है वो एरर्स जो है वो नहीं आएंगे आपके कारपेट्स के अंदर। तो अगेन ये कारपेट्स भी जो मैंने यहाँ लिखा है ना, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन, बट मैंने यहाँ पे दो एप्लीकेशन इस्तेमाल की, यू गाइस हैव टू यूज ओनली वन। सही है। नाउ द सेकंड पॉइंट, सेकंड एडवांटेज क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस का एक और बेनिफिट क्या हो सकता है कि क्वालिटी एश्योरेंस देने से आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ सकती है। सो इंक्रीज इन एफिशिएंसी, ये हो गया हमारा नॉलेज का पॉइंट। अब उसके बाद है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या है कि एज WLT, यहाँ पे देखें तो डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग द बेस्ट वेज टू इंक्रीज एफिशिएंसी। तो एज WLT is as WLT's directors are considering to increase efficiency using quality assurance can increase। So अब एडवांटेज 2 में हमने लिखा इंक्रीज इन एफिशिएंसी, दैट विल गेट अस द नॉलेज पॉइंट। As WLT's directors are considering to increase efficiency, using quality assurance can increase the employees, make employees responsible। सर ये And पॉइंट 1 से ओवरलैप नहीं करेगा? क्या, ये एडवांटेज नंबर 1 से ओवरलैप नहीं करेगा कैसे? जिसमें आपने लिखा है मेकिंग ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी, तो इसमें भी हाँ, तो तो यही है। क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर ही सवाल है। क्वालिटी एश्योरेंस तो यही है कि मेकिंग एवरीवन रिस्पॉन्सिबल। तो इफ यू आर यूजिंग इट, दिस इज नॉट योर एनालिसिस, दिस इज द पॉइंट दैट इज कि क्वालिटी एश्योरेंस में होता क्या है, वो चीज आप वापस बता रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे जो नॉलेज पॉइंट है वो डिफरेंट है। सही है। एंड जो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन यूज करी है दैट इज डिफरेंट। ऑलराइट, और इसी चीज के मार्क्स मिल रहे हैं। आई एम नॉट रिपीटिंग दीस पॉइंट्स। करेक्ट। ओके सर। So using quality assurance can make employees responsible and therefore the efficiency। यहाँ पे एक्चुअली मुझे जो मार्क्स मिल रहे हैं वो कहाँ पे मिल रहे हैं कि एज WLT's directors are considering to increase efficiency, so this is my application। ऑलराइट, तो एप्लीकेशन नॉलेज का एक और मार्क मिला, एप्लीकेशन का एक और मार्क मिला, नॉलेज का एक और मार्क मिला। तो 1 2 3 4, 4 मार्क्स आपको यहाँ पे आराम से मिल गए। सो दिस इज वेरी सिंपल वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। आप बार बार जो है वो प्रैक्टिस करते रहे अपने क्वेश्चंस को, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग अ नैंग ऑफ हाउ टू राइट द एप्लीकेशन। ओके, तो एप्लीकेशन इज सिंपली आप केस में से जो बात पढ़ते हैं उस बात को आप यहाँ पे लिखें। ठीक है। होपफुली गाइस आप लोग को ये समझ आ गया होगा। इफ देयर आर एनी क्वेरीज यू गाइस कैन राइट इट डाउन, आई विल गिव यू सम टाइम टू आस्क द क्वेरीज एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है। So this is how you write a
4 marks answer and this is how you can get 4 on 4. पेपर 1 में आप पूरे मार्क्स उठा सकते हो, सही है, you can get like around 18 or 17. Some marks are lost in the E part, but still आप अगर straight forward answer लिखोगे, अपनी चीज को accurately assessment objectives को place करोगे in front of the examiner, आपका examiner आपको marks लाजम देगा, ठीक है। Moving on to part D. अब ये चीज तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये चीज मैं आपको कंफर्मेशन भी दूंगा इस चीज की कि ये चीजें सही है बाय लुकिंग एट द एग्जामिनर रिपोर्ट्स। एग्जामिनर रिपोर्ट्स में आंसर के सैंपल्स होते हैं, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि मैं आपको आगे की क्लासेस में यही भी दिखाऊंगा कि उसके अंदर एग्जामिनर जो है वो कैसे मार्क्स आपको दे रहा है और हाउ ही इज पॉइंटिंग आउट द एप्लीकेशन कि यहाँ पे बच्चे ने एप्लीकेशन इस्तेमाल की है, यहाँ पे बच्चे ने नॉलेज इस्तेमाल करी है। वो सारी चीजें हम आगे करेंगे, तो इसकी इस चीज की तस्दीक, इस चीज की कंफर्मेशन भी आपको तब हो जाएगी कि यार मैं जो हूँ आपको सही तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज द डी पार्ट क्वेश्चन। अब बच्चों डी पार्ट क्वेश्चन और ई पार्ट क्वेश्चन दोनों 6 मार्क्स के होते हैं, तो डी पार्ट और ई पार्ट को किस तरीके से अटेम्प्ट करा जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। सर तो ई सबसे पार्ट में पहले, लिंक नहीं करना होता। यस एग्जैक्टली, देखें the main difference is that when you read the question you can find out the difference that over here the question says explain one opportunity and one threat of globalization for WLT, okay। तो यहाँ पे केस स्टडी का जो नाम है, जो बिजनेस का नाम है, वो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले 4 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले यही बताया है कि जब क्वेश्चन का नाम आ जाता है, जब बिजनेस का नाम आ जाता है क्वेश्चन के अंदर, तो यू हैव टू गिव एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के मार्क्स लाजमी तौर पे मौजूद होंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे है, डू यू थिंक इंप्रूविंग लेबर स्किल्स इज द बेस्ट वे फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस टू इंक्रीज एफिशिएंसी, जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ पे आपको देखें तो कोई भी WLT का इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ नाम, ऑलराइट। So in this question, you don't have to give any sort of application. So this is the main difference between the two 6 markers. Part D में आप क्या लिखते हो? Part D में you are assessed for knowledge, you are assessed for application, you are assessed for analysis. That is AO1, AO2 and AO3. ये 3 चीजें आपकी assess होती हैं। और Part E के अंदर आप क्या assess करते हो? Knowledge, analysis and evaluation. So AO1, AO2 and AO4. So this is the main difference between both the questions, the part D and part E. अब इसके अंदर हमें knowledge, application, analysis लिखना है. So we have done a question where knowledge and application is asked, and now we know how to write the knowledge and application. And in this question we are going to learn how to write analysis. तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्वेश्चंस के पार्ट्स डिवीजन हुए हैं, अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लेनेशन, थ्रेट, एक्सप्लेनेशन। तो अपॉर्चुनिटी की जो ये अलग से लाइन है, दिस ओवर हियर यू विल ओनली हैव टू राइट नॉलेज पॉइंट। यहाँ पे आप अपना नॉलेज पॉइंट लिखोगे और एक्सप्लेनेशन विल स्टार्ट ऑफ विद एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, ठीक है। अगेन ओवर हियर यू विल राइट द नॉलेज पॉइंट एंड इन दिस यू आर गोइंग टू राइट एप्लीकेशन प्लस एनालिसिस, ठीक है। किस तरीके से लिखनी है, लेट्स डू इट। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्सप्लेन वन अपॉर्चुनिटी एंड वन थ्रेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर WLT। अच्छा याद रखिएगा आप लोग एक बात मेरी, वो ये है कि अगर आपने एप्लीकेशन यहाँ पे जो इस्तेमाल करी है जैसे 60 एम्प्लॉयज और कंसिडरिंग टू इंक्रीज एफिशिएंसी, आप ये एप्लीकेशन इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं। यू कैन रिपीट दैट एप्लीकेशन पॉइंट्स इन दिस क्वेश्चन। बट अगर मैंने 60 एम्प्लॉयज यहाँ पे इस्तेमाल किया था और मैं दोबारा से 60 एम्प्लॉयज यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, सो आई विल नॉट गेट मार्क्स, क्योंकि मैंने अपनी एप्लीकेशन रिपीट करी है। So you guys have to make sure that you're not repeating the knowledge points, you're not repeating the application points, you're not repeating the analysis points. ठीक है जी, all right. तो अब यहाँ पे मैं आप लोग को recommend ये करता हूँ हमेशा कि whenever you're attempting any other question which includes application, go and read the case study again. यहाँ पे हम case study दोबारा पढ़ेंगे ताकि हमें
अब ग्लोबलाइजेशन के आंसर के हिसाब से हम एप्लीकेशन ढूंढ ऑलराइट तो WLT manufactures carpets. It exports 40% of its products. Globalization has created opportunities and threats for WLT. Its method of production allows WLT to use specialization. All of its 60 employees understand that quality assurance is important. WLT's directors are considering the best way to increase efficiency. Alright, तो ये हमारा केस स्टडी था. अब हम लोग बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की. तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज व्हेन देयर इज एन increase in the you can say when the assets or you can say when the capital and assets can freely move from one place to another. Globalization is the improvement of the transportation infrastructure throughout the world ताकि आप आराम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, दूसरी कंट्रीज में आप गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर सकें. जैसे आजकल के दौर में देखें तो आप कुछ भी ऑर्डर करें, आप किसी और कंट्री से, वो आराम से कुछ चंद दिनों में आपके पास पहुंच जाता है. एंड व्हाई इज दैट सो? बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. So one opportunity and one threat of globalization for WLT is that increase in exports. ग्लोबलाइजेशन से WLT को फायदा ये मिलेगा कि देयर विल बी इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स. आप देखें मेरे नॉलेज पॉइंट्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैंने कोई लंबी नहीं करी हुई कि WLT विल हैव अ बेनिफिट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स. नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, दैट्स इट. नॉलेज आ गई. देन कम्स योर एप्लीकेशन. as WLT is exporting 40% of its carpets, globalization will help them, or you can write help WLT target new markets, and as a result, या तो आप एज अ रिजल्ट कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं या देयरफॉर इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एनालिसिस. एज अ रिजल्ट दे will increase their sales throughout the globe, throughout the world. तो यहाँ पे अब आपका एप्लीकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? As WLT is exporting 40% of its carpet, so this is your application. 1 mark for knowledge, 1 mark for application. Globalization will help WLT target the new markets, and as a result, they will increase their sales. So this is your analysis. Impact on the business, that is WLT. तो ये 3 marks आपके secure हो गए when you have given a opportunity, an application, and as a result. Got it, guys? समझ आता है? All right. Now threat. अब threat लिखूंगा उसका 1 mark, उसकी application लिखूंगा उसका 1 mark, and then उसकी analysis लिखूंगा उसका 1 mark. ठीक है? अब थ्रेट में क्या हो सकता है? इंक्रीज्ड कंपटीशन. कंपटीशन क्यों? क्योंकि दूसरी कंट्रीज से भी जो है वो आपका कारपेट आ सकता है. तो अगेन यहाँ पे आपका 1 मार्क हो गया. एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट दी एप्लीकेशन एज WLT. ओके, सो एज WLT हैज 60 employees, their production quality might be, we can write the production might be slow, might be slow, and the output produced might not be able
to compete with other imported carpets in WLT's country, and therefore they might lose their market share. ठीक है, तो यहाँ पे अब नॉलेज का 1 मार्क मिल गया, एप्लीकेशन एज WLT एज 60 एम्प्लॉयज, यहाँ पे एप्लीकेशन का मार्क्स मिल गया, और एनालिसिस का मार्क्स यहाँ पे मिला कि देयरफॉर दे माइट लूज देयर मार्केट शेयर। तो एनालिसिस का 1 मार्क यहाँ पे मिल गया। And this is basically all the explanation that I had done in order to give a justification, or you can say that give an explanation to my point. So their production might be slow and the output produced, क्योंकि 60 employees सिर्फ काम कर रहे हैं तो उनकी प्रोडक्शन relatively slower होगी, और स्लो होने की वजह से उनकी जो प्रोडक्शन है वो compete नहीं कर पाएगी to the imported carpets, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से imports भी तो increase हो रही हैं, और उसकी वजह से they might lose their market share। तो ये होता है आपका 6 मार्क्स का पार्ट डी का लिखने का तरीका, दैट इज नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस, नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस। तो आपके टोटल 6 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गए, 1 2 3 4 5 और 6। So this is how you're going to secure 6 marks in part D. All right guys, moving on to the part D। और पार्ट डी के अंदर आपको, जैसे मैंने पहले बताया, कि नॉलेज एनालिसिस और इवैल्यूएशन, नॉलेज एनालिसिस और इवैल्यूएशन, इस चीज के मार्क्स मिलेंगे। तो अब चलते हैं और हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू राइट नॉलेज एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। अब 6 मार्क्स पार्ट ई के जो क्वेश्चंस है ना, उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा मसले क्या आते थे कि सर हमें जो है वो लिखना नहीं आ रहा, सही है। तो उसका हल मैंने ये निकाला है, उसका हल सिंपल मैंने ये निकाला है कि एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है दैट यू गाइस हैव टू फॉलो, और अगर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे इन योर 6 मार्क्स क्वेश्चन। अब ये स्ट्रक्चर क्या है? यू स्टार्ट ऑफ योर आंसर विद अ नॉलेज पॉइंट, you give analysis, you write again knowledge, you give analysis, and then you evaluate your answer। अच्छा, अब ये तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन अब नॉलेज में सर क्या लिखें, एनालिसिस में क्या लिखें, फिर नॉलेज एनालिसिस में क्या लिखें, और फिर एवेल्यूएशन में क्या लिखें। अब इस चीज के लिए हम लोग इस आंसर को सॉल्व करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए ये चीज। Do you think improving labor skills is the best way of a manufacturing business to increase efficiency? Justify your answer। क्वेश्चन समझें। सबसे पहले तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डू यू थिंक का मतलब है कि क्या आपके नजदीक, तो जब आपके नजदीक वो चीज एक पूछ रहा है तो इसके अंदर तो सबसे पहले इवैल्यूएशन आएगी, ठीक है। अब इवैल्यूएशन अक्सर क्या करते हैं बच्चे कि शुरू में ही दे देते हैं यस और नो। अब भाई मेरी बात सुने आप लोग, आप कभी किसी केस को लड़ते हैं, अगर जाके कोई लॉयर होता है, कोई जज होता है, तो वो क्या करते हैं, पहले सारी चीजें सुनते हैं और उसके बाद जजमेंट पास करते हैं ना कि इन माय ओपिनियन ये मुजरिम है और ये मुजरिम नहीं। तो आप केस स्टार्ट होने से पहले ही कैसे जजमेंट आप दे सकते हो यस और नो की? सो यू गाइस हैव टू मेक श्योर दैट कि आप पूरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाएं, पहले एग्जामिनर को बताएं कि भाई ये चीज है, ये चीज है, और उसके बाद आप अपनी जजमेंट दें कि मेरे हिसाब से ये चीज होनी चाहिए। आप शुरू में ही बता दोगे मेरे हिसाब से ये चीज होनी चाहिए तो एग्जामिनर तो बोलेगा बस खत्म, फिर आगे डिस्कशन का क्या फायदा। तो डिस्कशन करो पहले और उसके बाद आप जो है वो अपनी जजमेंट दे। देखिए एग्जाम, जो आप एग्जाम लिखते हैं ना, इट इज नॉट लाइक जस्ट अ टेस्ट, और इट इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड द एग्जामिनर। तो आप जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा जो है वो एग्जामिनर को पढ़ने में आएगा और इतना अच्छे वो मार्क्स आपको देगा। सो इफ यू नो द अंडरस्टैंडिंग कि भाई पहले मैं दोनों तरफ की बात कर सकती हूँ और उसके बाद मैं बात का जजमेंट लिख सकती हूँ, तो बेसिकली तब जाके एग्जामिनर को समझ आएगा अच्छा भाई चलो ठीक है, बच्चे को सारी चीजें पता है, दोनों मेथड्स पता है, और वो एंड में उसने दोनों को कंपैरिजन करके दोनों पे बात करके अपना जो है वो जजमेंट दे रहा है। तो इसलिए मैं, ये बिल्कुल भी हेल्थी प्रैक्टिस नहीं है कि आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग में जो है वो दे दें यस और नो का ऑप्शन।
डोंट डू दैट. फर्स्ट मेक योर डिस्कशन, एक फाउंडेशन क्रिएट करो एंड देन गिव योर जजमेंट. सही है. पहले आप अपने फाउंडेशन क्रिएट करो कि सर ये चीज का ये एनालिसिस है, ये चीज का ये एनालिसिस है, और मेरे हिसाब से ये चीज ज्यादा जरूरी है और दूसरी चीज क्यों नहीं जरूरी. तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग ये फॉलो करेंगे. अब एक एक करके मैं देखें. अच्छा, J1 J2 क्या है? J1 J2 is judgment. The first J is your judgment and the other J is your justification. So don't get confused. सही है. This is your judgment and justification. Judgment and justification. थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड हो जाएगी तो प्लीज बेयर विथ मी. थैंक यू. ऑलराइट, तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे नॉलेज. सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम समझेंगे. डू यू थिंक इंप्रूविंग लेबर स्किल्स इज द बेस्ट वे फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस टू इंक्रीज एफिशिएंसी? अब देखें, यहाँ पे आपको दो मेथड लिखने हैं. ठीक है. एक मेथड इसने आइडेंटिफाई कर दिया है केस के अंदर ही कि इंप्रूविंग लेबर स्किल्स इज द बेस्ट वे फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस टू इंक्रीज द एफिशिएंसी. तो एफिशिएंसी बढ़ाने के और भी मेथड्स होते हैं. इसने एक आइडेंटिफाई करा है, दैट इज लेबर स्किल्स. तो पहले तो हम लोग लेबर स्किल्स का जो है वो पहले बेनिफिट बताएंगे और उसका इम्पैक्ट बताएंगे. ठीक है. तो इंप्रूविंग लेबर स्किल्स will help the manufacturing business to increase its efficiency as the labor will produce output. Okay, right? Increased output. All right. So basically, आपका improving labor skills will help the manufacturing business to increase its efficiency as the labor will produce increased output. तो will produce increased output. This is your knowledge. 1 mark मिल गया यहाँ पे. अब हमें दूसरी चीज क्या लिखनी है? एनालिसिस. तो एनालिसिस क्या होगी? therefore therefore the therefore there will be a reduction in the average cost of production as more output will be produced in less time. तो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी रिड्यूस हो जाएगी. तो ये आपका हो गया एनालिसिस. दिस इज योर एनालिसिस. तो 1 मार्क यहाँ पे भी मिल गया. तो मैंने ये तो 2 पॉइंट्स लिख लिए, कंप्लीट कर लिया. अब आई हैव टू आइडेंटिफाई अदर मेथड व्हिच इज नॉट स्टेटेड इन द क्वेश्चन. अब एक और मेथड क्या हो सकता है एफिशिएंसी बढ़ाने का? आप मशीन्स लेकर आ जाएं. ठीक है. तो अब मैं लिखूंगा ऑन द कॉन्ट्री यूजिंग capital intensive production methods, or you can just write capital intensive production, can also improve the efficiency, as machines can work 24/7 and produce more output than the labor. Therefore, the productivity of the manufacturing business
can increase. Or you can also write also therefore the quality of the output can also increase. तो यहाँ पे capital intensive production can also improve the efficiency. तो ये मेरा हो गया knowledge का एक और point. As machines can work 24/7 and produce more output than the labor, therefore the productivity of the manufacturing business can increase. Of the manufacturer कर लो उसको. Of the manufacturer can increase. So this is my analysis. तो एक और पॉइंट यहाँ पे मिल गया. तो ये और ये पॉइंट भी मैंने अपना कंप्लीट कर लिया. नाउ व्हाट रिमेन्स? द जजमेंट एंड द जस्टिफिकेशन. और देखो जजमेंट और जस्टिफिकेशन लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि पहले तो आप अपना ओपिनियन दो कि दोनों जो मेथड्स आपने डिस्कस करे उनमें से कौन सा बेहतर है, और एक बेनिफिट दोगे जिसको आप एग्रीमेंट दे रहे हो और जिसको आप डिसएग्री कर रहे हो उसका आप ड्रॉबैक दोगे. ठीक है, कैसे? हेंस in my opinion, capital intensive production is much better for the manufacturer, as it will allow them to produce at the highest quality possible, whereas labor can make errors or be absent at work, reducing the quality and output. थोड़ा सा लाइन के बाहर चला जाए, यहाँ तक कोशिश करिएगा कि बस ये जो पॉइंट ये जो होते हैं ना इससे ऊपर ऊपर ही रखिएगा. ठीक है, अगर लाइन से बाहर जा रहा है आंसर तब. ऑलराइट, अब देखें अब एवेल्युएशन में क्या है. एवेल्युएशन में तीन चीजें हैं. एक मेरा ओपिनियन कहाँ है, ये रहा. हेंस इन माय ओपिनियन कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन इज मच बेटर फॉर द मैन्युफैक्चरर. दिस इज माय ओपिनियन. तो दिस इज J1, 1 मार्क इसका मिल गया. As it will allow them to produce at the highest quality possible. तो मैंने जिस चीज का मैंने रिकमेंडेशन दी है उसका मैंने क्या लिखा है, बेनिफिट के हाईएस्ट क्वालिटी पॉसिबल. और ये बेनिफिट मैंने ऊपर नहीं लिखा था, तो रिपीटेशन नहीं है यहाँ पे. ठीक है, रिपीटेशन नहीं है यहाँ पे, मैंने ऊपर जो है वो अपना बेनिफिट नहीं लिखा था. Whereas labor can make errors or absent at work, reducing the quality and output. On the contrary, बात मैंने क्या करी है कि लेबर जो है वो एरर्स भी कर सकते हैं और वो एब्सेंट भी हो सकते हैं. तो जो दूसरा मेथड था उसका मैंने डिसएडवांटेज बताया. तो जस्टिफिकेशन इज नॉट ओनली गिविंग द बेनिफिट ऑफ द पॉइंट दैट यू आर एग्रीइंग टू, you also have to give the drawback of the point that you are disagreeing to. All right, so be absent और मेक एरर्स. तो ये जो लेबर स्किल्स इंक्रीज करने का बोल रहा था क्वेश्चन, उसका मैंने यहाँ पे ड्रॉबैक कर दिया है क्योंकि मैं उससे डिसएग्री कर रहा हूँ. ठीक है, सो दिस इज योर जस्टिफिकेशन. दिस इज हाउ यू राइट योर जस्टिफिकेशन. तो ये एक जो मैंने 6 मार्क का स्ट्रक्चर बनाया है, इट कंप्लीट्स योर आंसर. इट इज बेसिकली कि उसके अंदर आपकी नॉलेज एनालिसिस. तो आप देखें मार्किंग भी अगर देखें तो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, J1 का 1 मार्क और J2 का 1 मार्क. तो टोटल आपके 6 मार्क्स आपको मिल गए यहाँ पे. तो 6 मार्क्स आपको कंप्लीटली एग्जामिनर देगा इफ यू आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ टू राइट योर आंसर. ये पैराग्राफ का स्ट्रक्चर, इस पैराग्राफ को स्ट्रक्चर को याद कर लें. सही है, और इसी बेसिस पे आप अपने आंसर को डेवलप करें. यस नो स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे, एंड में लिखेंगे. हेंस इन माय ओपिनियन टू माय कंक्लूजन. सही है, इन माय ओपिनियन ये सारी चीजें एंड में लिखोगे. ठीक है बच्चों, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर
6 मार्क्स। आई बी शेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट एज वेल, ताकि आप इसको बार बार रेफर कर सकें, एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ क्लास एज वेल, ताकि आप इस रिकॉर्डिंग को भी बार बार देख सकें इफ यू गाइस हैव कंफ्यूजन ऑफ इट। ठीक है, तो लेट्स एंड द क्लास टुडे। बिफोर दैट लेट मी जस्ट सी इफ देयर आर एनी क्वेरीज। सर कैन यू आल्सो मेंशन दैट इट्स ब्रांड इमेज विल एलिवेट थ्रू क्वालिटी? ऑफ कोर्स, आप इम्पैक्ट में ब्रांड इमेज की बात कर सकते हो, मार्केट शेयर की बात कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट की बात कर सकते हो, बिल्कुल सही है। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? जी ताहा बेटा, कैलकुलेटर अलाउ होता है पेपर में, कैलकुलेटर आप अलाउ कर सकते हो, यूज कर सकते हो पेपर में फॉर कैलकुलेशन। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस, यू गाइस कैन आस्क। ऑलराइट, कोई क्वेश्चंस नहीं है तो क्लास एंड करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज कर दिएगा अगर कोई क्वेश्चन है। ओके, एक और क्वेश्चन है सर, वी हैव टू प्रूव क्वेश्चन पॉइंट ई इन पार्ट ई। प्रूफ क्वेश्चन पॉइंट नॉट नेसेसरी कि आप जो है वो क्वेश्चन पॉइंट इम्प्रूव मतलब उसको प्रूव नहीं करो। सही है, अगर आपका जो अपना पॉइंट है आप उसको भी जो है वो अपना जजमेंट दे सकते हो। जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन में करा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था लेबर स्किल्स, लेकिन मैंने लेबर स्किल्स को रेकमेंड नहीं करा, मैंने लिखा कि कैपिटल इक्विपमेंट और कैपिटल मशीनरी जो है वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये आपको जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन में बात है सिर्फ उसी को आपने जजमेंट देनी है उसकी। ठीक है, आप अपने पॉइंट को भी असेस कर सकते हो, जजमेंट दे सकते हो उसकी। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।